हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं अर्थव्यवस्था की समझ जो है, हम उस पुस्तक को देख रहे हैं। इसी पुस्तक के साथ बच्चों हम लोग जो है पहला जो हमारा आपका चैप्टर था, हम लोग वहां से क्वेश्चन आंसर्स को देख रहे थे। देखिए, पहले क्वेश्चन को मैं आपको कल बता चुका हूं बहुत अच्छे से, और इसी में हमने दूसरे क्वेश्चंस को भी इसको देख लिया था कि औपनिवेशिक काल में भारतीय राष्ट्रीय आंकलन के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के नाम हमको बताने थे। क्लियर है? ध्यान दीजिए। तो ये सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से देखा और एक एक करके मैंने बहुत अच्छे से आपको ये बताया। ठीक है। और देखिए, फिर अगला क्वेश्चन जो हम लोग आपका देख रहे थे, औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के प्रमुख जो कारण थे, उन कारणों को भी हमने पढ़ा कि क्या कारण ऐसा रहा था कि जो भारतीय कृषि थी वो आपका पिछड़ गई। जो इतनी बड़ी विकसित कृषि थी, जो डेवलपमेंट का पार्ट थी, वो क्यों पिछड़ी। हमने उसके मजदूरी वाले कारण, जमींदारी प्रथा, पट्टा सिस्टम और उसमें निवेश की ना स्थिति, इन सारी चीजों को भी हमने कल देखा। और हमने सबसे पहले देखा कि स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम बताओ। तो हमने आपका टिस्को के विषय में पढ़ा, सीमेंट उद्योग, खाद उद्योग, रसायन उद्योग, कागज उद्योग, इन सभी के विषय में पढ़ा। आज हम लोग जो है इससे आगे बात करने वाले हैं और चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ध्यान रखना है आपको इसी में। ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ठीक। स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत के व्यवस्थित और विऔद्योगिकरण को दोहरा ध्येय क्या था। कल भी हम लोग इसे कर रहे थे, फिर भी आज मैं दोबारा बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको दोबारा इसलिए समझा रहा हूं कि आप लोग इसको ध्यान रखें कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इसमें हमने क्या देखा कि भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना। क्या कर रहा था कि जो आधुनिक उद्योग आपके डेवलप हुए थे ब्रिटेन में, उसके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए भारत को आप एक निर्यातक, जो आपकी कंट्री है, उस कंट्री की तरह आपका बनाना था। यही उनका क्या था, जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका रहा। ठीक। उन उद्योगों में उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार बनाना पड़ा। और क्या हुआ, भारत को इसलिए क्या बना दिया गया, आपका जो विशाल बाजार है वो आपका बनाया गया। ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। आप उन विशाल बाजार की जो चीजें हैं आप उनको देखिए किस तरह से बना। ठीक। इस क्वेश्चन को लिखिए आप, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका बढ़ जाएंगे। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से भी कम का समय दूंगा, आप इसको कॉपी करिए। क्योंकि देखिए, अगर मैं बोर्ड से लिखाता हूं, मैं जैसे हर बार कराता हूं कि आपको प्रश्न लिखता हूं या आपको बुक में दिखा दिया, फिर उसको नोट करके आपको लिखाता हूं, तो देखिए ये जो आप क्वेश्चन है बहुत लंबे हैं, इसमें कम से कम 3-4 दिन आपके चले जाएंगे। लेकिन मैं सोचता हूं कि टाइम भी बचेगा और आप लोग अच्छे से कॉपी भी करोगे, तो इसलिए पूरा फॉर्मेट में आपके सामने रख रखा है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको कॉपी करिए, आप इसको लिखिए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ जाएंगे। इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हो गया बच्चों? आगे बढ़े अगर आप लोग रेडी हैं तो। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, और इस क्वेश्चन पर आप विशेष तरीके से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के परंपरागत हस्तकला उद्योग का विनाश हुआ। कह रहे जो भारत में ट्रेडिशनल जो आपकी हस्तकला उद्योग था, चाहे हम कोई मूर्ति बनाते थे, चाहे हम कुछ भी करते थे, जो हमको विशेष कौशल था, उसका जो विनाश हुआ, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि उन्होंने इसको विनाश किया? अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताइए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ, भारतीय परंपरागत जो हस्तकला थी, जो शिल्प कला थी, उसका विनाश हुआ, अगर आप कहते हैं हाँ हुआ है, आप इस विचार से सहमत हैं, तो वो कौन से कारण हैं, वो कौन से पक्ष हैं, आपको वो रखने हैं स्पष्ट तरीके से। चलिए
देखिए और लिखिए। देखिए, सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए। हाँ, हम इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। दृष्टिकोण का मतलब होता है ये विचार से, इन चीज से हम आपका सहमत है। ब्रिटिश नीतियां सदा से स्वहित से निर्देशित रही हैं। ब्रिटेन ने कभी यह कष्ट नहीं उठाया कि वे इस तरफ ध्यान दें। उनकी नीतियों का भारत के लोगों पर बेरोजगार के रूप में, मानवीय कष्टों या कृषि कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्हें भारतीय हस्तकला उद्योग पर भारी दर से कर लगाए ताकि भारतीय वस्त्र ब्रिटेन में ऊनी या रेशमी वस्त्रों से कहीं अधिक महंगे हो जाएं। कैसे हो जाएं? ताकि जो भारत में ब्रिटेन से चीजें आ रही हैं, ऊनी वस्त्र और ये सब चीजें क्या हो जाएं, आपकी महंगी हो जाएं। ठीक, रुकावटें कहाँ लगी? कृषि क्षेत्रों पर, मानवीय कष्टों पर, और जो आपको बेरोजगारी की स्थिति है, ये सारी स्थिति हम लोगों को यहाँ आपका दिखाई दी। क्लियर है? उन्हें कच्चा माल के निर्यात को तथा ब्रिटेन से उत्पादित माल के आयात को कर मुक्त रखा, परंतु भारतीय हस्तकला उद्योग के माल पर निर्यात पर भारी कर लगाया। यानी कि भारत की जो चीजें हस्तकला की बन पर जाएंगी, उसके माल का जो आपका निर्यात होगा उस पर क्या लगा दिया उन्होंने? भारी भरकम टैक्स लगा दिया। जबकि जो चीज आपकी ब्रिटेन से आ रही हैं, वहां से उत्पादित जो आयात है उस पर कोई कर नहीं था, वो फ्री थी। अब फ्री थी तो उसके रेट कम हो जाएंगे और हमारी वस्तु के ज्यादा हो जाएंगे, तो बिकेगी कौन सी? जिसके रेट कम होंगे। तो इस तरह से उन्होंने बाजार को चौपट किया। इसके अतिरिक्त भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को मशीन से बने सामान में प्रतिस्पर्धा करने का सामना पड़ता था। अब देखिए, एक चीज हाथ की बनी, एक मशीन की बनी है, उसमें जो कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन में क्या हो गया? भारतीय हस्तकला उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गई, और यही उनकी भूमिका रही। क्लियर है? तो आप इस तरह की भूमिका को लिखिए, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपके अक्सर परीक्षा में आने के लिए सर्वाधिक चांस रहते हैं। लिख लीजिए इंपॉर्टेंट करके इसको जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया बच्चों? क्या आप लोगों ने कॉपी कर लिया? देखते चलिए बच्चों, ठीक है? आप इनको अच्छे से देखते चलिए। हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाएं। जल्दी बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए एक बार फिर 30 सेकंड देता हूं मैं आपको इस चैप्टर को पूरा कर, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है इसको पूरा करने के लिए। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। इसमें क्वेश्चन है, भारत में आधारिक संरचना विकास की नीतियों से अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य को पूरा करना चाहते थे? कौन सा? आधारिक संरचना विकास की जो पॉलिसी थी, क्या करना चाहते थे उससे? देखिए, औपनिवेशिक शासन काल में भारत में रेलों, पतनों, जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ। कैसा हुआ? ध्यान दीजिए। जब औपनिवेशिक शासन काल था तो इसमें भारत में पुल भी बने, पोर्ट भी बने, और जल ट्रांसपोर्ट। सबसे आखिर में समझाया था मैं बच्चों आपको, और बता भी रहा था कि किस तरह से बने। और क्या हुआ? जो तार सुविधा है, तार सुविधा का मतलब जो डाक व्यवस्था है, इनका विकास हुआ। परंतु इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधा प्रदान करना नहीं था। उनका मोटिव क्या नहीं था कि हम क्या करें कि जितनी भी आम जनता है वो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे थे।
बल्कि ये सारी सुविधा किसके पीछे थी? इनके पीछे भी हित छुपा था। क्या हित था इनका? ध्यान दीजिए इस साधन में कि अंग्रेजी शासन पहले सड़कें आधुनिक यातायात संसाधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। अतः सड़क का निर्माण इसलिए किया गया ताकि देश के भीतर उनकी सेना का आवागमन की सुविधा हो सके। क्या हो सके? जो उनकी सेना है देश के भीतर उनकी आवागमन की सुविधा हो सके। देश के भीतर भागों में कच्चा माल निकटवर्ती रेलवे स्टेशन या पत्तनों तक पहुंच सके। अगला है डाक तार संचार के संसाधनों का विकास कुशल प्रशासन के लिए किया गया। अन्य उद्देश्य यह भी है कि अंग्रेजी धन का भारत में लाभ अर्जित करने का निवेश किया जा सके। क्या कर सकें हम? लाभ अर्जित करने से हम इसमें निवेश कर सकें। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत जो है वो आपका रखी गई। क्लियर है? थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, इस आंसर को एक बार पढ़ लीजिए, कर लीजिए अपने, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं अगर इसको लिखा हूं तो कम से कम 5 मिनट बोर्ड पर लिखने में चले जाएंगे, लेकिन हम इसको 2 से 2.5 मिनट के अंदर हम इसको अच्छे से कॉपी कर सकते हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने मेहनत कर आपके लिए ये सारी चीजें तैयार की। तो आप इनको ध्यान रखें। हो गया बच्चों? जल्दी करिए। अभी कितने बच्चे हैं जिन्होंने इसको कॉपी कर लिया है? जल्दी बताइए। देखिए बच्चों जल्दी से कॉपी करते रहिए प्लीज, ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ सकें। हो गया? अच्छा चलिए, ऐसे कितने बच्चों हैं जिन्होंने अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया? कुछ बचा हुआ है? एक बार हाथ खड़ा कीजिए ताकि मुझे पता चल जाए बच्चों। जियासी कोट कंडारा, ठीक है बच्चों करिए आप। इमली वाले बच्चों ने कर लिया है, बाग वाला कर लिया, भगवानपुर, ठीक है करिए। जल्दी लास्ट 30 सेकंड, फिर आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप थोड़ी स्पीड को मेंटेन करिए प्लीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात भी करते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन की जो आपकी पृष्ठभूमि है वो आपके प्रारंभ हो जाएगी और इनको हम लोगों को बहुत अच्छे से आपका देखना भी है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति की कमियों की आलोचना करो। सिंपल पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। कह रहे कि जो आधुनिक समय था, कौन सा आधुनिक समय की बात कर रहा हूं मैं? कि जब आपका ब्रिटिश लोग भारत में शासन करने आए, उस शासन को हमने क्या कहा? औपनिवेशिक शासन। उसके अंदर क्या था? शासन ये था कि जो भी औद्योगिक जो आपकी नीति बनी थी, क्या बनी? जो भी औद्योगिक आपका नीतियां बनाई गई थी, उन नीतियों में कुछ कमी थी, तो उन कमियों की हमको आलोचना करते हुए उनकी विवेचना, उसको लिखना है, उसको बताना है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक के दौरान हमें ये सारी चीजें की गई थी। अब देखिए क्या है बेसिकली ये कमियां, हम आइए इन पर गौर करते हैं और एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। कि भारत औपनिवेशिक शासन में एक शक्तिशाली औद्योगिक ढांचे का विकास नहीं कर पाया। यानी कि भारत में जो औपनिवेशिक शासन था वो क्या नहीं कर पाया? एक जो आपका शक्तिशाली ढांचा है उसका वो औद्योगिक के लिए कोई विकास आपका नहीं कर पाया। यह निम्न तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। और कह रहे हैं कि निम्न यानी कि बहुत सारे ऐसे बेसिस हैं जिनके आधार पर हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। देखिए पहला प्रूफ हमको मिलेगा, एक कॉलम बना के दिया गया है कि समान गुणवत्ता के लिए किसी भी विकल्प के बिना हस्तकला उद्योग में गिरावट ब्रिटेन का एकमात्र उद्देश्य कि सस्ती से सस्ती कीमत पर भारत से कच्चा माल प्राप्त करना
ताकि भारत में ब्रिटेन से आए उत्पादित माल को बेच सकें। सिंपल क्या था कि हम लोग क्या करेंगे, सस्ती मात्रा में हम लोग वाक़ कीमत पर, सस्ती मात्रा में वाक़ कीमत पर हम क्या लेंगे, सामान लेंगे और इसे हम क्या कर देंगे, आपका भारत में खरीद कर हम इसको ब्रिटेन भेज देंगे और वहां से यही हमारा प्रॉफिट होगा, यानी कि रॉ मटेरियल खरीद के और हम क्या करेंगे, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके वापस यहाँ भेज देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पढ़िए पहले इतना हमने देखा, इसके आगे फिलहाल ये पूछिए। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए भारतीय हस्तशिल्प कला वस्तुओं की ब्रिटेन की मशीनें द्वारा बनाई गई वस्तु की तुलना में विदेशी एक बेहतर प्रतिष्ठा थी। सिंपल ये कह रहा है कि जो चीजें आपके मशीन से बनाई गई थी, अब देखिए जो चीज आपका मशीन से बनाई जाएगी उसकी जो फिनिशिंग होगी वो हाथ की बनी चीजों से ज्यादा अच्छी होगी, बेसिक अंतर रहेगा। इसलिए उन्हें नीतिगत रीति से आयात शुल्क मुक्त तथा हस्तशुल्क से निर्मित उच्च कर लगाकर भारतीय शिल्प उद्योग को बर्बाद कर दिया। देखिए ये सेम लाइन हमने जो है अभी देखिए, मैं इसको रेड कलर से कर देता हूं। देखिए इन्होंने क्या नियम बनाया था, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने नियम ये बनाया कि जो सामान ब्रिटेन से आएगा, देखिए पहले हम उसको कच्चा माल भेजते थे, कच्चे माल के बाद वो वापस बाहर जाता था उसको मैन्युफैक्चर करके, फिर वो भारतीय बाजारों में बिकता था। इन्होंने नियम बनाया कि जो स्थानीय उत्पाद होगा, जो हाथ से बना होगा, हम उस पर क्या लगाएंगे, टैक्स लगा दिया उन्होंने। और टैक्स लगा तो वस्तु कैसी हो गई, महंगी हो गई। जबकि जो ब्रिटेन से आयात करके हम चीजें मंगा रहे थे वो लोग उस पर टैक्स नहीं लगा रहे थे। अब देखिए भारतीय बाजार में भारतीय चीज सस्ती और भारतीय बाजार में विदेशी चीज आपका सस्ती हो जाएगी और जो घरेलू चीज है वो क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। ठीक, इन नीतियों से बेरोजगारी, मानवीय पीड़ा यानी कि आर्थिक वृद्धि की दर पर उन्हें प्रभावित करने वाले कोई विचार किया। ठीक, यानी कि ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हो गई, ये आपको ध्यान रखिए। अगले पॉइंट पर हम बढ़ेंगे। सबसे पहले आप पहले पॉइंट को कॉपी कीजिए, फिर हम लोग जो है इसमें, मेरे प्यारे बच्चों, जो अगला पॉइंट है इस पे हम तब बढ़ेंगे जब आप इसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग पढ़ते चलेंगे तो हमको पूरे चैप्टर जो है, जिसको हम आपका देख रहे हैं कि ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा औद्योगिक नीतियों में क्या करा, उनकी आलोचना करनी है, तो उसके लिए एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है। पहले इस पॉइंट को कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग जो है अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। प्लीज आप इसको कॉपी करिए। देख लिया बच्चों, अब जल्दी करिए प्लीज, लास्ट 1 मिनट से भी कम का समय दूंगा मैं आपको इसको कॉपी करने के लिए। फिर मैं आप पेज को ऊपर कर दूंगा और हम लोग सेकंड पॉइंट पर चले जाएंगे। आप प्लीज इसको करिए जल्दी से जल्दी। हो गया, चलिए अगला देखते हैं। ध्यान दीजिए आप सभी। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग आपका देखेंगे और जो उसका सेकंड पॉइंट है हम उस पर अपना विचार करेंगे। देखिए, आधुनिक उद्योग का अभाव भारत में आधुनिक उद्योग 19वीं सदी के दूसरी छमाही के दौरान विकसित हुआ। कि भारत में जो आपका मॉडर्न इंडस्ट्री आई है वो कब आई है, जो 19वीं सदी थे उसकी भी जो आपके दूसरी छमाही के दौरान क्या हुई, आपकी ये चीजें हमारे यहाँ आपका विकसित हुई। परंतु इसकी विकास दर बहुत धीमी थी। अगर आप इसकी स्पीड देखें, डेवलपमेंट स्पीड तो कैसी थी, बहुत धीमी थी और अवरुद्धपूर्ण थी। औपनिवेशिक काल के अंत तक उद्योग और प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न रहा। क्या रहा, उद्योग और जो आपकी प्रौद्योगिकी है उसका लेवल कैसा रहा, आपका निम्न रहा। 19वीं सदी के दौरान औद्योगिक विकास कपास और जूट
कपड़ा मिल तक ही सीमित रहा। कहां तक सीमित रहे हम लोग? आपका 19वीं सदी में भी देखिए हमारे पास क्या इंडस्ट्री थी? कपास की और जूट की। यही हमारे पास आधुनिक उद्योग था, ठीक है, तक सीमित रहा। लोहा और इस्पात उद्योग 1907 में आया, जब चीनी सीमेंट और कागज उद्योग 1930 के दशक में विकसित हुए। यानी कि चीनी का उद्योग, सीमेंट और कागज उद्योग कब हुआ? 1930 के दशक में हमारे यहाँ विकसित हुए। उससे पहले हम किसके आप उद्योग की हम लोग बात कर रहे थे? ध्यान दीजिए, हम क्या कहते थे कि हमारे पास यही उद्योग है। कौन सा? कपड़ा और जूट। इसी के दम पर हमारा काम चल रहा था। लेकिन जो बड़ी चीजें कब आई? 1930 के आसपास आई। ठीक, दूसरा पॉइंट। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। आप पहले दूसरे पॉइंट को कॉपी करिए। 2 पॉइंट और बचे, इसके साथ हमारा जो है ये पूरा जो अब क्वेश्चन है, आंसर है, इसका समाप्त हो जाएगा लोगों का। आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरे पॉइंट को लिख लीजिए फटाफट। हुआ बच्चों? जल्दी करिए प्लीज, फिर हम लोग जो है अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ चलेंगे। इसको देखेंगे हम लोग पूंजीगत उद्योग के अभाव के साथ पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट देखिए। पूंजीगत उद्योग को जो आपको अभाव, भारत में मुश्किल से ही कोई पूंजीगत उद्योग थे। अब देखिए पूंजी का अभाव हमारे यहाँ रहा, गरीबी चल रही थी, तो कहां से हमारा पूंजीगत कोई उद्योग होगा जो आधुनिकीकरण को आगे बढ़ा सके। 70% संयंत्र तथा मशीनों का आयात किया जाता था। 70% चीजें हम क्या करते थे? जो भी आपकी मशीनरी संयंत्र आने हैं, चीजें आनी, हम उनको क्या करते थे? बाहर से आपका विदेशी से मंगाते थे। भारत अपनी तकनीकी तथा पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर था। कुछ भी चीज आपको मंगानी है, हमारा डिपेंडेबल हम किसके ऊपर हो रखे हैं? हम निर्भर थे आयात के ऊपर, ये चीजें हमको मंगानी पड़ेंगी। एक व्यावसायिक संरचना निम्न विकास दर का सूचक है। अगला पॉइंट देख लीजिए। इसमें एक पॉइंट खत्म हो गया। चलिए दूसरे पॉइंट को, चलिए 30 सेकंड और देता हूं, आप फटाफट इसको भी आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए ताकि हम लोग क्या करें, इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। देख लीजिए, ठीक, कि जब पूंजीगत उद्योग नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा, तो कहां से हम अपनी इंडस्ट्री वगैरह ये सब चीजें आपका डेवलप कर सकते हैं? आप सोचिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ लेते। जिनका नहीं है आप सारे को एक साथ कॉपी कर लेना। कह रहे हैं व्यावसायिक संरचना निम्न विकास दर का सूचक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का अल्प विकसित होने का सबूत इसी बात से मिलता है कि क्या जो हमारी व्यावसायिक संरचना निम्न है, यही वजह है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? अल्प विकसित रही। ये सबूत है। और क्या है कि कार्यशील जनसंख्या का 72% हिस्सा कहां लगा है? एग्रीकल्चर में। देखिए जनसंख्या का 72%, 100 में से 72% लोग ऐसे हैं जो कहां लगे हैं? एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। 11.9% औद्योगिक क्षेत्र में है और राष्ट्रीय आय में औद्योगिक क्षेत्र का 25.3 हिस्सा है, जबकि कृषि का 57.6% योगदान है। देख लीजिए इतना बड़ा भाग आपका जनसंख्या का भाग यहां पर लगा हुआ है। आप इसको देख सकते हैं। जल्दी, आपके पास 30 सेकंड है, आप कॉपी करिए, फिर चैप्टर का अंतिम करो। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन थे, इनको देखा, तो नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा हम लोग उसमें कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।